अब देखो बच्चों, अब ये है ऑक्साइड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। मैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं। तो देखो कि अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स के 3 टाइप्स के ऑक्साइड्स बनते हैं। एक तो होते हैं बेसिक ऑक्साइड्स, ये ऑक्साइड्स विद लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। समझ गए बच्चों कि ये मेटल की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, जैसे +1 +2 या +3, मैक्सिमम +3 तक ही मिलते हैं। TiO, MnO, FeO, CEO, Ni, COO, NiO, ये सब +2 वाले। यहाँ ये +1 वाला है, क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड 2+ में है, ये 3+ वाले ऑक्साइड्स हो गए। तो यह तो 1+, 2+ या 3+, यहाँ तक के ही ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं और एसिड में डिसॉल्व होते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में मिलते हैं, जैसे यहाँ है +4, ये है +4, ये है +4, ये है +4, इसमें +3 +4 दोनों मिलती हैं। तो इस तरह से +3 और इसमें ये है MnO प्लस Mn2O3, इनका मिक्सचर दोनों मिलती इस तरह से ये एक एसिडिक ही एम्फोटेरिक नेचर का बना देते हैं। फिर आता है इसमें जो है, अब आ जाते हैं एसिडिक ऑक्साइड। तो आप देखोगे कि ये जो ऑक्साइड है ये +5 से +8 तक के ऑक्सीडेशन स्टेट्स में मिलते हैं। ओके, जैसे कि B2O5, CrO2, ये है CrO3, MnO3, Mn2O7, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड्स। ये जैसे क्रोमियम और मैग्नीज के ऑक्साइड्स का एम्फोटेरिक नेचर या एसिडिक नेचर या इनका ऑर्डर एसिडिटी का पूछ ले तो ये कौन सा ऑर्डर लिखा है बच्चों, ये है इनकी बेसिसिटी का ऑर्डर। सबसे ज्यादा बेसिक ये है, फिर ये है बेसिक, फिर ये एम्फोटेरिक और ये है एसिडिक, ये है एम्फोटेरिक, ये क्या है बेसिक, एसिड। यहाँ पर देखिए बेसिक और एम्फोटेरिक ऑक्साइड HCl में डिसॉल्व होकर और इस तरह का एक हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और इसमें इस तरह से एसिडिक नेचर शो करते हैं। अब हम आ जाते हैं सल्फाइड्स। तो सल्फाइड्स जो होते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के जो सल्फाइड्स हैं, या तो +2 स्टेट में बनते हैं या +3, इससे ज्यादा स्टेट में नहीं बनते क्योंकि सल्फाइड एक ऑक्सीडेंट नहीं है, ये मेटल की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबल नहीं बना सकता। तो यही लिखा है स्टेबल एट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब +2 +3 बिकॉज सल्फर इज नॉट एक्सीडेंट। दे आर, ठीक है, दे आर कलर्ड एंड वाटर इनसॉल्युबल। कैसे होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल। जैसे आपने देखा होगा मैंने पिंक कलर का होता है, ये जितने भी हैं ये ब्लैक कलर के होते हैं। जब हम रेडिकल टेस्ट लगाते हैं, बेसिक रेडिकल टेस्ट, तो इनमें इनके H2S गैस पास करने से इनके जो सल्फाइड्स मिलते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, जिंक का व्हाइट होता है। तो इस तरह से ओके। और एक होते हैं हैलाइड्स। हैलाइड्स भी आप देखोगे अगर फ्लोराइड्स को छोड़ दें, फ्लोरीन से बने हुए कंपाउंड को छोड़ दें तो बाकी हैलाइड या तो +2 में स्टेबल है या +3 में। आयोडीन के तो +1 में है, +1 में किसका, आयोडीन का। आपने देखा होगा Cu2I2 स्टेबल होता है। और ये भी ये जो है अगर इनको एटमॉस्फेयर का खुला रख दें तो फ्यूम्स बनने लगती हैं। रीजन है ये हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं और HCl गैस बनाते हैं जो कि एक फ्यूम्स के फॉर्म में दिखती है। ओके, इतना सही ध्यान रखना है। Mn2O5 नॉट स्टेबल, ये नहीं बनता, ठीक है। इसके अलावा Hg, ये पॉइंट याद रखना है, Hg जो है केवल पीरियोडिक टेबल में 2 मेटल्स को छोड़ दें, Fe और Pt, इनके अलावा सबके साथ मिक्स कर लेता है, उनको डिसॉल्व कर लेता है, जिसे हम बोलते हैं अमलगम। और यही रीजन है कि मरकरी का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो किसमें होता है, आयरन कंटेनर में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ये था हमारा डी ब्लॉक से रिलेटेड मैटर। अब हम 2 कंपाउंड्स लेंगे, एक K2Cr2 और एक KMnO4, और इनसे रिलेटेड जो रिएक्शंस है। ओके, तो पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट। पहला है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में आप देखोगे कि ये है क्रोमेट और Fe, आयरन क्रोमेट FeO प्लस Cr2O3 का मिक्सचर है, ये एक और होता है। इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में Na2CO3 के साथ फ्यूज्ड किया जाता है। मींस इस सॉलिड को मिक्स किया और ऑक्सीजन पास करके फ्यूज्ड करते हैं, तब हमें मिल जाता है Na2CrO4। मींस यहां से पूरा Cr2O4 जो था अब वो चेंज हो गया क्या, Na2CrO4।
और यहाँ से Fe जो है वो Fe2O3 के फॉर्म में निकल गया और यहाँ पर CO2 इसकी 8 CO2 यहाँ से बाहर हो गई। कुल मिला के 2 क्रोमियम थे, ठीक है, और ये कितने हो गए ऑक्सीजन कुल मिला के यहाँ 8 थे, मतलब टोटल मिला के ये बैलेंस्ड है। तो ये एक येलो सॉल्यूशन मिलता है, वाटर सॉल्युबल पार्ट होता है, जबकि Fe2O3 एक ब्राउन सॉलिड होता है जो वाटर इनसॉल्युबल है। फिर इन पूरे मिक्सचर में वाटर मिलाने से Na2CrO4 जो होता है सोडियम क्रोमेट, ये तो वाटर सॉल्युबल है तो ये अलग हो जाएगा, और जो Fe2O3 है ये क्या रह जाएगा, सॉलिड फॉर्म में, जिसे फिल्टर करके हटा देते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखें कि ये है क्रोमेट आयन। क्रोमेट आयन बेसिक मीडियम में स्टेबल है, मतलब ये आप इफेक्ट देखोगे कि जो CrO4 2- है, जैसे ही इसमें H+ मिलेंगे तो ये चेंज हो जाता है Cr2O7 2-। ये बेसिक मीडियम में स्टेबल है और ये एसिडिक मीडियम में स्टेबल है बच्चों। तो यही रीजन है कि जब यहाँ बेसिक मीडियम था Na2CO3 जैसे एक सॉलिड का और ये ऑक्साइड्स का, तो ये बना था सोडियम क्रोमेट। जैसे ही हमने इसको एसिडिफाइड किया ये बन गया सोडियम डाइक्रोमेट। ये क्या बना है बच्चों, सोडियम डाइक्रोमेट, ओके, H2SO4 की प्रेजेंस में। तो यहां से बस ये हो गया H2SO4 मिलाया तो इस तरह से ये यहां से H2SO4 के SO4 ने सोडियम को हटा दिया और ये चेंज कर दिया इसमें। इसको कूलिंग करते हैं पूरे सॉल्यूशन की तो ये क्रिस्टल के फॉर्म में अलग हो जाता है, ये डिसॉल्व रहता है वाटर में। फिर उसमें KCl मिलाएंगे तो KCl और NaCl के बीच में एक्सचेंज होगा और ये हमारा मिलेगा पोटेशियम, ठीक है, डाइक्रोमेट। इस तरह से ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन मेथड से होगा। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ओके। जैसे फिजिकल में आप देखोगे ऑरेंज कलर क्रिस्टलाइन सॉलिड है, लैब में जो ऑरेंज कलर का आपको सॉलिड दिखेगा वो यही होता है K2Cr2O7। दूसरा है हीट इफेक्ट, तो K2Cr2O7 अगर इसको हीटेड किया जाए तो ये इस तरह से ये डाइक्रोमेट से क्रोमेट में चेंज हो जाता है। मींस ये कहेंगे कि मोर, ठीक है, थर्मली स्टेबल, ये जो है वो थर्मली स्टेबल देन K2Cr2O7। K2Cr2O7 से कहीं ज्यादा थर्मली स्टेबल है, इसलिए जब आप इसको हीटेड करते हैं तो डाइक्रोमेट से ये क्रोमेट में चेंज हो जाता है। ये ऑरेंज कलर का होता है, ये येलो कलर का होता है, और इसके अलावा Cr2O3 और क्या बनता है 3/2 गैस, ओके। तो ऑक्सीजन के प्रोडक्शन में भी इस मेथड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है pH इफेक्ट। तो देखो बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डाइक्रोमेट आयन को अगर बेसिक मीडियम में रखा जाए तो ये चेंज हो जाता है क्रोमेट आयन में। मींस अब हम यहां कह सकते हैं कि इन बेसिक मीडियम, ओके, CrO4 -2 मोर स्टेबल देन Cr2O7 2-, या हम ये कहें कि K2Cr4 मोर स्टेबल देन K2Cr2O7 इन बेसिक मीडियम। ये ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन होता है कि बेसिक मीडियम में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, K2Cr2O7 या फिर K2Cr4। तो देख रहे हैं आप कि ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन था, आपने उसमें बेस मिलाया, मींस pH ग्रेटर देन 7 रखा, 8 या 9 की वैल्यू का, तो जो डाइक्रोमेट आयन था वो क्रोमेट आयन में चेंज हो गया, पूरा सॉल्यूशन ऑरेंज से कैसा हो गया, येलो। आप कहेंगे कि CrO4 2- क्रोमेट आयन मोर स्टेबल देन डाइक्रोमेट आयन इन बेसिक मीडियम। अब चाहे वो सॉल्ट Na2CrO4 के फॉर्म में दिया हो या K2Cr2O7, मींस अगर ऐसा भी दे रखा है या Na2CrO4 मोर स्टेबल देन Na2CrO7 इन बेसिक मीडियम, ये ध्यान रखना। फिर जस्ट अगर हम ये हमारे पास क्रोमेट आयन हो और हम उसमें एसिड मिला दें, एसिडिक मीडियम मिला दें, एसिड में चाहे HCl मिला दें चाहे H2SO4 मिला दें, आप देखोगे अभी प्रिपरेशन में भी देखा था कि बेसिक मीडियम में ये बना था, जैसे ही आपने H2SO4 डाला वो डाइक्रोमेट आयन में चेंज हो गया। pH 7 से नीचे 3 से 5 के बीच में लगभग होता है,
तब ये ऑरेंज कलर, तो ये कैसा था येलो, अब ये कैसा हो गया ऑरेंज कलर। तो अब हम आपसे ये कह सकते हैं कि K2Cr2O7 ठीक है मोर स्टेबल देन K2Cr4 इन ठीक है इन एसिडिक मीडियम। तो ध्यान रखें कि एसिडिक मीडियम में कौन ज्यादा स्टेबल है बच्चों, Cr2O7, और बेसिक मीडियम में कौन स्टेबल है, CrO4। एक तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, इसमें आपको एक इक्विलिब्रियम दे रखा होगा, ये पूछता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में किस पीएच में होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में किस पीएच में होगी। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप देख रहे हैं ये बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो अगर आप pH 4 लेंगे pH 4 में, तब तो ये इस ठीक है दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम बना रहेगा। लेकिन अगर हम ये कहें कि इक्विलिब्रियम का डायरेक्शन आपसे पूछ लिया जाए, ये दोनों का इक्विलिब्रियम है कि Cr2O7 2 माइनस, और ये इक्विलिब्रियम है Cr4 -2। तो मैंने अभी आपको बताया कि pH 4 में ये इक्विलिब्रियम रहेगा। लेकिन अगर हम ये कहें कि pH ग्रेटर देन 7 हो गया, तो इक्विलिब्रियम जो है बच्चों, बता सकते हो आप कि इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा, तो हम कहेंगे शिफ्टेड टूवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ गए ना कि जैसे ही आप यहां पर pH ग्रेटर देन 7 करोगे, ये फास्ट हो जाएगा और ये बहुत ही स्लो होगा। ज्यादा से ज्यादा Cr2O7 किसमें चेंज हो जाएगा, ये, और सॉल्यूशन ऑरेंज से कैसा हो जाएगा, येलो। और अगर आपको pH लेस देन 7 दे रखा है, तो ध्यान रखें Cr2O7 2 माइनस ठीक है ऐसे हो जाएगा Cr4 -2। मींस यहां पर इक्विलिब्रियम जो है शिफ्टेड टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन। ये इतना ध्यान रखना है कि pH का ये इफेक्ट पड़ता है, और pH 4 में दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम स्टेट में रहते हैं। तो ये एक क्वेश्चन बनता है इससे। नेक्स्ट है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। तो ध्यान रखें कि क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिडिक रेडिकल Cl-। समझ गए बच्चों कि ये किसके लिए यूज होता है, एक एसिडिक रेडिकल Cl- की पहचान करने के लिए, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। ये मेनली गिवन बाय द आयोनिक क्लोराइड्स, जैसे कि KCl, NaCl, RbCl, CaCl2, अमोनियम क्लोराइड, ओके, इसके अमोनियम क्लोराइड, इस तरह के जो सॉल्ट्स होते हैं उनमें ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट मिलता है। लेकिन अगर ये कोवेलेंट नेचर के हैं, जैसे कि HgCl2 है, SnCl2 है, FeCl3 है, PbCl2 है, तो ये टेस्ट बहुत टफ होता है, मतलब उतने अच्छा नहीं आता। मेनली ये आयनिक हैलाइड्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए ही क्रोमाइल टेस्ट लगाया जाता है। मतलब अगर आपको एक रेडिकल टेस्ट दिया गया है और उसमें क्लोराइड PbCl2 के फॉर्म में दिया गया है, GCl2 के फॉर्म में FeCl3, तो वहां पर क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट सही रिजल्ट नहीं देगा। सही रिजल्ट हमें इनके साथ ही मिलेगा, अमोनियम क्लोराइड, KCl, NaCl, RbCl, CaCl2। ओके, तो यहां तक लिखें, फिर मैं इसकी रिएक्शंस बताऊंगा। अब देखो बच्चों, जो अभी मैंने आपको क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट के बारे में बताया, उसकी ये रिएक्शंस है। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट आते रहते हैं कि NaCl में और H2SO4 मिला के K2Cr2O7 मिलाया जाए तो रेड कलर की वेपर्स बनती हैं, उसमें कौन सा कंपाउंड होता है। लेड एसीटेट मिलाने से येलो प्रेसिपिटेट होता है, वो क्या होता है। गैस को NaOH में पास करें तो सॉल्यूशन बनेगा, उसमें कौन सा आयन होगा। तो देखो ये रिएक्शन है, पहले NaH, NaCl और H2SO4 तो बन गया HCl, एक H और एक Cl रिप्लेस हो गए। फिर ये जो HCl बना, मींस यहां पर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जितने भी Cl की जरूरत है वो K2Cr2O7 जब आप इसमें सॉलिड मिलाते हैं, और ये क्या होता है कॉन्सेंट्रेट, ये क्या था सॉलिड, तो ये एक वेपर निकलती है डीप रेड कलर की वेपर। यहां पर CrO7 CrO2 Cl2 में चेंज हुआ, 2KCl + 3H2 निकल गया। ये जो है इसको बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड वेपर। ये क्रोमाइल क्लोराइड गैस है, ये रेड डीप जो है रेड कलर का वेपर होती है। आप इसे NaOH के एक्वस सॉल्यूशन में पास करते हैं तो ये चेंज हो जाता है Na2CrO4। यहां पर भी इसकी 6+ स्टेट है, वहां पर भी वही है 6+। तो यहां पर इस तरह से येलो सॉल्यूशन बनता है सोडियम क्रोमेट का, ये चेंज होगा, मतलब इस तरह से आयोनाइज होगा CrO4-।
यहाँ पर क्रोमेट आयन होता है सॉल्यूशन में और इसी के कारण सॉल्यूशन येलो दिखता है। ओके, और जैसे ही आपने लेड एसीटेट मिलाया, लेड क्रोमेट बन जाएगा और सोडियम एसीटेट, और ये प्रेसिपिटेट आ जाता है येलो कलर का लेड क्रोमेट का। ये कुल मिला के क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है। ओके, मैं इसका स्ट्रक्चर बता दूं, ये स्ट्रक्चर है इसका टेट्राहेड्रल फॉर्म में है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, या कई बार ऐसा लिखा होता है ये। ओके, तो ये बॉन्ड लेंथ सब एक सी होती है बच्चों, और यहाँ पर -2। ध्यान रखें कि यहाँ पर जो पाई बॉन्डिंग है ये डी पाई पी पाई बॉन्डिंग होती है। कैसे? डी ऑर्बिटल तो किसकी हो गई? क्रोमियम की, एंड पी ऑर्बिटल्स किसकी हो गई? ऑक्सीजन की। ओके, इस तरह से, और फिर इनके बीच में बॉन्डिंग हुई है डी ऑर्बिटल इसकी और पी ऑर्बिटल इसकी, तो ये कहलाता है डी पाई पी पाई बॉन्डिंग। ओके, इसके जो डाइक्रोमेट आयन है वो स्ट्रक्चर ये है, क्रोमेट आयन का ये है। मींस ये जो है दो जब क्रोमेट आयन मिलते हैं बेसिक मीडियम में, तो इस तरह से ये ब्रेक हो जाता है। मतलब इसको अगर हम इसको बेसिक मीडियम में रख दें तो ये इसमें चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है, एक ऑक्सीजन इसमें मिल जाता है, एक इसमें मिलता है बेसिक मीडियम में, और ये इस आयन में चेंज हो जाता है। तो यहां तक ये तो इसका स्ट्रक्चर था, ये इसका क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं इसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो आती रहती हैं क्वेश्चंस में। ओके, तो देखो ये एक पावरफुल ऑक्सीडाइजर है इन एसिडिक मीडियम में। इसका एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग नेचर दिखता है कि यहाँ पर ये Cr2O7 2- और H+ एसिडिक मीडियम 6 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके, और इस तरह से ये ऑरेंज से ग्रीन आयन क्रोमियम आयन में चेंज हो गया। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसकी कितना है 6+, और यहाँ जाने से कितनी हो गई 3+। तो दो क्रोमियम की 6+ से 3+ में चेंज हो रही है, तो कुल मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। और इस समय जो इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल मिलता है वो है 1.33 वोल्ट। इसका जो इक्विवेलेंट मास, अगर आपसे ऑब्जेक्ट आ जाता है कि इसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा, तो वैसे भी मैंने इक्विवेलेंट मास की पूरी डिटेल्स, सारी डेफिनेशन, जो फैक्टर्स के बेस पर किन बेस पर इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट किया जाता है या डिफाइन किया जाता है, इसके बारे में सारी डिटेल मैंने मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर में, सॉरी रेडॉक्स चैप्टर में बताई है, रेडॉक्स रिएक्शंस में। ओके, वहां भी देख सकते हो। यहां पर जब निकालते हैं तो ये है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ K2Cr27, या हम ये कहें ऑक्सीडाइजर। ये किसका? ये है मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, वेट ऑफ ऑक्सीडाइजर। ये हो गया, मतलब K2Cr27 या Na2Cr27 जो भी उसका मॉलिक्यूलर मास अपॉन n फैक्टर। n फैक्टर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड बाय 1 मोल ऑफ ऑक्सीडाइजर। ठीक है, तो यहाँ इसका n फैक्टर, तो एक मोल K2Cr27 कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है? 6। तो इससे 6 से डिवाइड करेंगे तो इस तरह से हमारा क्या निकलाएगा? मास ऑफ K2Cr27 विच करस्पॉन्डिंग टू 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग में या एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में कितना मास यूज होगा K2Cr27 का, वही उसका इक्विवेलेंट मास है। ओके, अगर इस रिएक्शन को हम इस फॉर्म में लिखें कि ये किस तरह से ऑक्सीडाइजिंग वर्क करता है, तो K2Cr27 और H2SO4, K2SO4 plus Cr2SO4 whole thrice plus 4H2O plus 3O, यही 3O इसेंट ऑक्सीजन है और यही ऑक्सीडाइजर होते हैं। देखो कैसे कि 2Ki plus H2O plus O, ये O कौन सा मैं ले रहा हूं? यहाँ था, तो कुल मिलाकर 2KOH plus I2। इस पूरी रिएक्शन में आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें। क्यों किया 3 से? क्योंकि एक ऑक्सीजन यूज हो रहा है, जबकि रिलीज कितने हो रहे हैं? 3। हम इन दोनों को, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को जोड़ दें तो हमें इस इक्वेशन का पूरा ओवरऑल इक्वेशन मिल जाएगा। ओके, तो एक मोल आप यहां पर लिखोगे कि 1 मोल K2Cr27 ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, कितना मोल को ऑक्सीडाइज कर रहा है? 6 मोल Ki। आप इसको बैलेंस करोगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि 2 मोल्स के लिए एक ऑक्सीजन, तो 3 मोल्स के लिए 6 मोल Ki यूज होगा। ओके, फिर आता है फेरस सल्फेट के साथ दूसरी रिएक्शन।
तो फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में चेंज कर रहा है। 2 फेरस सल्फेट जब हम मोल लेते हैं तो 1 मोल ऑक्सीजन लगता है। तो इसमें आपको टोटल किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से। तो आप यहां देख सकते हैं कि 1 मोल, ठीक है, आप यहां पर कि 1 मोल K2Cr2O7 इक्वल टू, यहां से करें तो 6 मोल क्या बनेगा? FeSO4 या FAS, फेरस अमोनियम सल्फेट के फॉर्म में लिया जाता है। तो 1 मोल K2Cr2O7 से 6 मोल फेरस सल्फेट क्या हो जाते हैं? ऑक्सीडाइज्ड। 6 मोल क्यों? क्योंकि इसको पूरा रिड्यूस होने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। एक फेरस आयन एक फेरिक आयन में चेंज होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो कुल मिलाकर 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। तो 1 मोल K2Cr2O7 से 6 मोल फेरस सल्फेट यूज होंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है Na2SO3। यहां पर ये 4 प्लस में है, यहां पर कितना हो गया? 6 प्लस। तो यहां एक ऑक्सीजन यूज हो रहा है, तो हमें इसमें भी कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? 3 से। तो आप लगा लो यहां पर कि इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो यहां मिटा दूं मैं इस तरह से ऊपर। यहां पर देखो आप कि 1 मोल K2Cr2O7 इक्वल टू में आप लिखेंगे कितना हो जाएगा? 3 मोल Na2SO3। ऐसा क्यों? क्योंकि ये 6 प्लस है और ये 6 प्लस में है, तो Na2SO4। तो यहां पर भी वही 6 इलेक्ट्रॉन लगेंगे 3 मोल से। तो यहां पर ये है हमारे पास, तो ये था 4 प्लस। तो 1 मोल K2Cr2O7 को कंप्लीट रिड्यूस होना है तो 3 मोल यूज होंगे। क्यों? क्योंकि यहां से यहां 6 इलेक्ट्रॉन रिलीज होके जाएंगे। यहां तक बात समझ गए? और देखो रिएक्शन। ओके, तो यहां पर कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसका 1 मोल तो इसका कितना मोल यूज होगा। ओके, नेक्स्ट इसी तरह से रिएक्शन लिखी है कि अगर हम SO2 यूज करें, ठीक है, और ऑक्सीजन यूज हो रहा है और ये चेंज हो जाता है SO3 में, सॉरी यहां किस में चेंज हो रहा है? SO4-2 में। तो टोटल कितने ऑक्सीजन यूज हो रहे हैं? 2। तो इसमें आप अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 हो जाएगा, तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 K2Cr2O7 इक्वल टू, यहां यूज करोगे तो कितना हो जाएगा? 6SO। मतलब हमें यहां पर कितने ऑक्सीजन चाहिए है? 2। ओके, तो बैलेंस हो रहा है, तो आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये होगा 6, तो वहां पर 2 से, तो 2 मोल इसके। तो यहां पर आपने देखा कि इसके कितने यूज होंगे? 3 मोल्स, इस तरह से। तो ये रिएक्शन है इसकी। तो यहां पर भी आप समझ गए होंगे, इसको बैलेंस करके देख लेना, आप अच्छी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां तक आप नोट कर लें, आगे मैं और कुछ रिएक्शंस बता देता हूं। अब देखो बच्चों, इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये है रिएक्शन विद H2O2। ये रिएक्शन मैंने हाइड्रोजन पेरोक्साइड में भी बताई है। देखो इस रिएक्शन में एट लो टेम्परेचर, ठीक है, अगर हम लो टेम्परेचर कंडीशन में रखें तो K2Cr2O7 और H2SO4 से पहले ये कंपाउंड बन गया डाइक्रोमिक एसिड। H2O2 एक ऑक्सीडाइजर है, इससे भी ऑक्सीजन निकली और ये हो गया 4 से मल्टीप्लाई। तो ये जो ऑक्सीजन है और ये H2Cr2O7, इनसे एक कंपाउंड बनता है CrO5, स्टेबल एट लो टेम्परेचर एंड गिव ब्लू कलर इन ईथर, और ईथर में सॉल्युबल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ईथर इस तरह से अपना लोन पेयर देके और इस क्रोमियम आयन को डिसॉल्व कर देता है। अगर हम इसको थोड़ा लंबे समय तक इस टोटल पूरी रिएक्शन को ऐड कर दोगे तो आपको फाइनल इक्वेशन ये बनेगा इन सब का सब। अगर इस सॉल्यूशन में H2SO4 मिला के और कुछ समय के लिए और रख दिया जाए तो ये फिर ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि CrO5 इस तरह से ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया, Cr2SO4 प्लस ये निकल गया ऑक्सीजन। तो यहां पर जो ये क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे बच्चों वो कितना है? 6 प्लस, और यहां पर ये फिर किस में चेंज हो गया है? 3 प्लस में। तो इस तरह से CrO4 H2SO4 की प्रेजेंस में ये फिर ऑक्सीडाइज्ड होके और इस तरह से रिड्यूस होके और ग्रीन कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है। ये इसका स्ट्रक्चर है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। ये जो इसमें दिख रहा है ये है पर ऑक्साइड लिंकेज। समझ गए बच्चों?
इसमें दो परऑक्साइड लिंकेज है, -1 -1 -1 -4 प्लस -2 यहाँ से हो गया, तो कुल मिला के यहाँ इसकी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इसे आप लिख लें। अब देखो बच्चों एक रिएक्शन और ये है, इसकी इंपॉर्टेंट सी बताता हूँ मैं क्यों है। तो देखो ये रिएक्शन भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है, K2Cr2 और HCl। तो ये CrCl3 एक ग्रीन कलर का कंपाउंड बनता है, 3Cl2 गैस रिलीज हो रही है। इसमें पूछा जाता है कि इस रिएक्शन में कितने मोल HCl एक रिड्यूसर की तरह वर्क कर रहा है। तो आप इस रिएक्शन में देखो, अगर हम यहाँ देखें टोटल 14 HCl लगा है, लेकिन हम इस बेस पर आयन के बेस पर देखो आप कि क्रोमियम Cr2O7 में Cr6+ था और यहाँ जाके कितना हो गया है 3+। तो यहाँ से यहाँ तक चेंज होने में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं ये कहां से मिलेंगे 6Cl- के ऑक्सीडेशन से। अगर आप इस रिएक्शन में देखें तो यहाँ पर ये तो Cl-1 है, तो जो यहाँ से लेके यहाँ जुड़े हैं ये तो है 6Cl-, इनका ना तो ऑक्सीडेशन है ना रिडक्शन। बट यहाँ से यहाँ देखो आप Cl चेंज हो रहा है Cl2, तो 6Cl2 से 3, तो कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं 6। तो कुल मिला के इस 14 HCl में से ओनली 6 HCl यूज्ड फॉर रिडक्शन, means 6 HCl mole are reductions। समझ गए? तो टोटल 6 मोल ही HCl यहाँ पर क्या हुए हैं यूज हुए हैं, जबकि टोटल 14 HCl में मतलब यूज हुए हैं एज अ रिड्यूसर। बाकी जो इसके 8 HCl मोल्स हैं उनमें से आप देखोगे कि 6 मोल Cl- तो ये है और 2 मोल -Cl यहाँ है। तो यहाँ और यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तो कोई चेंज नहीं आया, केवल और केवल 6Cl का ही Cl2 में चेंज आया। तो 6 मोल ही HCl यहाँ पर रिड्यूसर यूज हुआ है। ओके, अब एक क्वेश्चन आता है कि Na2Cr2 और K2Cr2 दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर हैं, बट किसका यूज होता है K2Cr2 का, किसमें वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में। तो रीजन ये है बच्चों कि दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर हैं, गुड ऑक्सीडाइजर है, बट K2Cr2 यूज्ड एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड in volumetric analysis because Na2Cr2 is deliquescent and enough and ठीक है deliquescent enough, ये पर्याप्त रूप से आर्द्रताग्राही है, deliquescent है, और ऐसे में जब वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगी सॉल्यूशन में तो कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी, तो रिजल्ट तो गलत आएंगे ना, इसलिए इसका यूज नहीं होता। लेकिन ये जो है K2Cr2 इस तरह का नेचर नहीं है, इसमें कोई deliquescent नेचर नहीं है, कोई क्रिस्टलाइन वाटर नहीं होता, सॉल्यूशन लंबे समय तक भी रखा रहे तो उसमें वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा, जिससे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आता। तो समझ गए बच्चों कि इसका क्यों यूज होता है प्राथमिक मानक के रूप में, क्योंकि जो Na2Cr2 है ये आर्द्रताग्राही है, जिससे विलयन में पानी और आ जाएगा और उसकी कंसंट्रेशन जो हमने ली थी उससे अलग हो जाएगी, और ऐसे में हमारे रिजल्ट जो है एक टाइट्रेशन बैक टाइट्रेशन में सही नहीं आएंगे। फिर आता है K2Cr2 का यूज कहाँ होता है, तो आप देखोगे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जो हम टाइट्रेशन करते हैं उसमें ऑक्सैलिक एसिड, फेरस अमोनियम सल्फेट, आयोडाइड इनकी एनालिसिस में होता है, इनकी कंसंट्रेशन डिटरमिनेशन में। इसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ क्रोम एलम, क्रोम रेड, जिंक येलो इनकी प्रिपरेशन की जाती है, और क्रोमिक एसिड जो है K2Cr2 और H2SO4 से बनता है उसका यूज होता है ग्लासवेयर जो होते हैं लैब में उनको साफ करने के लिए। ओके, और अमोनियम डाइक्रोमेट का यूज फायर वर्क्स ठीक है आतिशबाजी में होता है, इसमें बनता है Cr2O3 जो एक एक्सप्लोसिव नेचर का है, तो इसका भी यूज किया जाता है। तो ये कुल मिला के K2Cr2 की प्रॉपर्टीज हो गई। हमारा जो एक मेंबर और बचा है KMnO4 उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।